बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो हो तो आपको पता चल सके। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। जो अहम ख़बरें हैं, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी कि हमें रिज़र्व्ड सीट्स का कोटा दिया जाए वो मुस्तरद कर दी है। अब ये ज़हन में रखिए कि बहुत से लोगों को इस पर इबाहम मौजूद था और दो आर्ग्यूमेंट से। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन ने दो फैसले किए थे। एक ये कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिल सकती और फिर अगर उनको नहीं मिल सकती तो बाकियों को एलोकेट कर दी गई थी वो सीट्स। इसको चैलेंज किया था सिलेक्शन कमीशन के फैसले को। अदालत ने क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। कल से बहुत गुफ्तगू हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और बड़ा कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उनका और वो गए हैं और बड़ी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई है, वहाँ बैठे हुए हैं और एकदम क्या हो गया और ये सब कुछ क्या हुआ। तो ज़रा मैं आपको एक तल्ख पिक्चर बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है और अली अमीन गंडापुर साहब को किसने ये कहा कि भाई आपने क्या करना है, ये ज़रा मैं आपको बताऊंगा। और असद कैसर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामान के बाहर निकलकर बड़ी धड़ल्लेदार किस्म की तकरीर की है। उन्होंने क्या कहा है और उनके ऊपर क्या प्रेशर आया हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक चीज़ जो आप शायद नोटिस कर रहे हो कि मुस्लिम लीग नून कुछ हल्के जीतती जा रही है जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग हो रही है, उस पर यह तासुर जन्म ले रहा है कि जी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया क्या उसमें कहीं मुस्लिम लीग नून को जानबूझकर हरवाया गया या काउंटिंग ठीक नहीं की गई या क्या कुछ हुआ। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट जीते हैं जनाब सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार यानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, उन्होंने कहा जी कि जो फॉर्म 45 गिलानी साहब के हैं अगर उनको इलेक्शन कमीशन मान ले तो उसके मुताबिक भी मैं जीता, यानी तैमूर मलिक साहब जीते हुए हैं कुछ चंद वोटों से, 200 वोटों से, और वो 107 वोटों से वैसे गिलानी साहब से उनको शिकस्त हुई, यानी कि बिल्कुल वेल विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। तो ये चक्कर क्या है, हो क्या रहा है, ये मैं आपको आज के इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपको जनाब बताते हैं कि ये जो रिजर्व सीटों वाला मामला है इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए ये बात सबको पता थी कि क्या हो रहा है। अब एक तासुर ये था कि यहाँ पर भी एस्टैब्लिशमेंट अदालत को या इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मैनेज कर लिया और ये फैसला आ गया। और एक तासुर ये था कि देखें जी अब पेशावर हाई कोर्ट में चला गया तो पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे देगा। अब इसमें दो दलाइल हैं जो मैं आपके सामने बड़े आसानी से और बड़े सादा अल्फाज में बता देता हूँ। नंबर एक, अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो हाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये सीटें नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात तो है लेकिन पार्लियामानी पार्टी वो नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी मेंबर ने, यहाँ तक कि जो उसके सरबराह थे साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट के ऊपर या उसके निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। वो आज़ाद हैसियत में लड़े क्योंकि उन्होंने पीटीआई के वोट लेने थे। अब वो जीत चुके, सब कुछ हो गया, तो सारे लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के छतरी तले चले गए कि अब हम आ गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तो हमें सीटें दे दें। जमहूरी इक़्तिदार से या कोई खुले दिल की बात या चले गुंजाइश निकालने की बात, जो कि कई दफ़ा मैं करता हूँ, तो सोच आ सकती थी कि जी ठीक है ये हो। लेकिन अगर आपने ब्लैक एंड वाइट को देखना है, खालिस्तन कानूनी बात करनी है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये सीटें कानून के मुताबिक नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप शक की निगाह से देख सकते हैं कि ये अदालत नहीं है, जो अदालत का मेयार होता है परखने का शायद ये वो नहीं है, इनकी कानून की अंडरस्टैंडिंग उस तरह की नहीं जो जज साहिबान की होती है। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो अब तक हमारे सामने आया है उसमें भी 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है और बताया जाता है कि ये उन्होंने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और अदालत के सामने जो अटर्नी जनरल है अनवर मंसूर खान साहब, अनवर मंसूर खान कह रहा हूँ, मंसूर अवान, उस्मान मंसूर अवान साहब, उन्होंने उस्मान अवान साहब उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत के सामने ये आर्गूमेंट पेश किए और उन्होंने बताया जी कि ये इशू है कि अगर उन्होंने उनकी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा तो कैसे हो सकता है। फिर अदालत ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अब ये बहुत बड़ा धचका है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। और यहाँ अब इस बात को ये हो गया है कि बेशक जो लाहौर हाई कोर्ट में भी नोटिस इशू हुए हैं, अब क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट ने रिसेंटली भी जज साहब ने बता दिया था कि ये हमारा फ़ैसला सिर्फ उन मेंबरान तक है जो केपी के अंदर, केपी से नामजद करता है नेशनल असम्बली के अंदर या आप चलें प्रोविंशियल असम्बली के अंदर।
और किसी सूबे के ऊपर वो इतलाक उसका नहीं होता, वफाक पे भी नहीं होता। अब एक सूबे की हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मुस्तरद कर लिया, अब लाहौर हाई कोर्ट भी ऐसा ही फैसला सुनाएगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कानूनी जो बात ब्लैक एंड वाइट मौजूद है वो यही है कि वो क्वालिफाई नहीं करते। हाँ, बाप पार्टी की मिसाल दी जाती है। अब उसमें दो दलाइल है। एक दलील ये है कि देखें, बाप पार्टी तो 2018 के वो शुरू में बनी, लेकिन बताया यह जाता है कि बाप पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट खड़े किए थे 2018 के इंतखाब के अंदर। वो बेशक एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात थी, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। दूसरा आर्गूमेंट यह है कि नहीं, अच्छा, कैंडिडेट की बात को अगर आप छोड़ भी दें तो इलेक्शनों के बाद पार्टी बनी थी, जो ये बनी पार्टी इलेक्शंस के 2013 और 18 के बीच में जमात थी। तो देखिए जी, उस वक्त तो जमात का स्टेटस मुख्तलिफ था, ये वो वाला सिलसिला नहीं है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। लेकिन अगर आप इन कानूनी मुशगाफियों को साइड पे भी रख लें तो बहुत बड़ा धचका है और इमरान खान साहब के लिए भी सेटबैक है, और इस वक्त बड़ी जो लिमिटेड तादाद है फिर वो हो जाती है, यानी कि जो रिजर्व सीटों का कोटा है 25-30 का जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब जरा आगे आ जाएं कि जो मुहिम्मा बना हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या हुआ है, वो कैसे गए हैं और वहाँ पर गुफ्तगू क्या हुई है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब की जो मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपनी ट्वीट में बताया कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू को छोटी मोटी टोकबाजी जिसे आप कहते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब भी आपको पता है, जारी बात है, उनको भी लोगों ने तैयार किया हुआ था कि वो अब आ रहे हैं तो आप भी जो बहसीत वज़ीर आज़म है उनको, वो कहते हैं ना कानों की खिड़कियाँ खोल देना, तो उन्होंने कानों की खिड़कियाँ खोल दी। वो गुफ्तगू तो उन्होंने कहा ना मुमकिन क्या होगा, वो असल में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़राए तफन्नुन वो लिख दिया कि जी ये ऐसी गुफ्तगू होगी। तो वो कानों की खिड़कियाँ क्या खोलनी थी शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ज़ाहिर बात है गुफ्तगू की, और वज़ीर आज़म हाउस ने कल रिपीटेडली ये टिकर्स चलाए कि बड़ा खैर मकदम किया। इशू ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बताया है और लोगों को उनको समझाया गया कि जनाब आप वज़ीर आला हैं, बेशक आप नफ़रत करते हैं PMLN से या PDM की हुकूमत से, लेकिन वफाक के साथ चले बगैर सूबा नहीं चल सकेगा और बहुत से मसाइल होंगे। सबसे बड़ा NFC अवार्ड का मसला है, पैसे की डिवीज़न है, पैसा आना होता है, सब कुछ है। वफाक से आपने अपने लिए जब अफसरान आते हैं तो वफाक आप सूबे के अंदर जो मौजूद है उनकी तो आप रद्दोबदल खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वफाक से कोई बंदा लेना है एज चीफ सेक्रेटरी, एज IG, तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न करेगी। तो आप ये रोज़ इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाएं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये प्रेशर ज़रूर है इमरान खान साहब का कि बिल्कुल खड़े होकर रहना है और ऐसी की तैसी इनकी मानना नहीं है इनको, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को ये पता है और उन्हें बताया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको बताया गया कि जनाब आपने इस निज़ाम को ऐसे लेके चलना है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत फड्डे डालेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ और भी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अब देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर चला गया, वो तो एक मामला है, हज़ार चीज़ें और हैं जो आप एक दूसरे के पीछे जब लगे हुए हो सियासत के अंदर तो वो खुल जाती हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये उनको बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया जाए, कानूनी तौर पर या अगर गवर्नेंस के लिहाज से देखा जाए तो उनको ठीक मशवरा दिया गया है और उन्होंने ठीक किया है वज़ीर आज़म के पास जाके कि भाई मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ तो मुझे वफाक से ये चाहिए या मदद चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन उनको ये भी बताया गया नहीं कि इस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट आपके हक़ में है, यानी आपके साथ जो उनके मामलात हैं, वफाकी हुकूमत को आप वैसे पीछे अपने लगा लेंगे और उनसे मामलात ख़राब कर लेंगे तो सूबा कैसे चलाएँगे, सूबा कैसे चलेगा, बहुत से मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा कोई ये चेंज ऑफ हार्ट या वो नहीं हुआ। आप इसे कह सकते हैं जी कि उनको किसी ने बड़ा मशवरा दिया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है कि जनाब लड़ झगड़ के नहीं, गंदी घटिया बातें ज़ुबान इस्तेमाल करके नहीं। लेकिन आप जब से देखें वज़ीर आला बने उनकी ज़बान में फ़र्क आया है, उनकी गुफ्तगू में फ़र्क आया है। ये नहीं है वो अली अमीन गंडापुर नहीं है जो पहले हुआ करते थे। तो उनको ये मशवरे मिल चुके हैं और मैं दोबारा कह रहा हूँ किसी बड़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट ने भी उन्हें ये कहा है। जारी बात है, फिर आप नाम नहीं लेते बहुत से लोगों का, हमारे सोर्स पे आपको पता है ये होता है कि कौन किसका क्या हुआ, वो नहीं हो सकता। अब जनाब आप आ जाएं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा जी कि एक TV प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ को बड़े तरीके से लाया गया है, किसी की ख्वाहिश पर लाया गया है, और उन्होंने कहा जी किसी बहुत बड़े आदमी को कि मेरा हल्का खोले रिकाउंटिंग करें। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर NA 130 भी खुलेगा। अब NA 130 के हवाले से ये वो हल्का है जिसमें यास्मीन राशिद साहबा का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है। उसके ऊपर बहुत सी स्टोरीज़ है। उसके ऊपर कहा जाता है कि बाकायदा तौर पर ये
रिग किया गया है और इसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की शिकस्त हो चुकी थी, उनको जिताया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाया गया। अब मसला ये है कि ये इलेक्शन इतने मुतनाज़ा हैं कि अगर आप फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं उनके ऊपर भी बेशुमार चीज़ें ख़राब हैं, और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कई हलके हैं उनके अगर फॉर्म 45 देखा जाए तो उनके ऊपर भी ऐसी जिसे कहा जा सकता है कटिंग्स हुई हुई हैं, कहीं ब्लैंको लगा हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन इसका नतीजा सिर्फ एक निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि मुतनाज़ा इलेक्शंस हुए हैं और जो हुक्मरान जमात है उसको भरपूर सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, जो इस वक्त सेटअप बनाया गया। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर कोई ये कह रही कि ऐसा नहीं है तो फिर वो तो फिर अब क्या होगा। लेकिन अगर जो सच्ची सुथरी बात आप करें वो यही है कि भाई ये मैनेज किया गया है सब कुछ, जैसे पहले मैनेज होता था तो अब भी मैनेज किया गया है। स्केल फ़र्क हो जाता है लेकिन ये मैनेज किया गया है, ये इलेक्शन भी मैनेज था। अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ लोगों के बारे में ये बात ज़रूर थी कि शायद वो निज़ाम का हिस्सा नहीं हुए तो बनना चाहिए थे। आप राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, किसी ने सोचा नहीं था कि राना सनाउल्लाह ना सूबे में किसी कैबिनेट के अंदर उस तरह होंगे, ना वफाक में होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ दरीना साथी मियाँ नवाज शरीफ साहब के, राना सनाउल्लाह दरीना साथी मियाँ नवाज शरीफ के, लेकिन इस वक्त वो कोई समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है आगे जाके गुंजाइश निकल आए, चीज़ें मुख्तलिफ हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सरप्राइज़ है कि यार ये कैसे हुआ। अब जनाब आप आगे आ जाएं असद कैसर साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कल क्या कहा है ज़रा सुनिए। तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनए होंगे, तो कोई हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन तोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते तो हम तैयार है आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की अर्जी। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हजम नहीं होने देंगे। अब वो कह रहे हैं जनाब कि हम करेंगे, जो बंदर बाट है और वो आप कर रहे हैं, और मुल्क किसी के बाप का नहीं है और हम ये करेंगे और वो करेंगे। ये जो मुल्क किसी के बाप का नहीं है ना, ये डायरेक्ट जाता है एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई ये जो आपने सारा कुछ किया हुआ है ना, ये हम मुज़ामत करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मुज़ामत अगर सियासी जमात कानून के दायरे में रह के करे तो उसे 100 दफ़ा करनी चाहिए और अपनी बातें करनी चाहिए। लेकिन प्रेशर ये है, एक तरफ अली मिन गंडापुर साहब पे भी इमरान खान साहब का प्रेशर रहा है कि भाई बिल्कुल ये नहीं तस्लीम नहीं करना कि ये बिल्कुल बन गए हैं और ये आए हैं, ये सब धांधली करके हैं। इसी तरह असद कैसर साहब पे बड़ा प्रेशर है कि भाई आपने ये मफामत शामत कोई नहीं करनी, आपने इनके साथ अकड़ के रहना है और इनको बताना है कि ये लोग जाली हुकूमत करके हैं, ऐसी की तैसी सारों की। और जारी बात है रब इनको तो मैं हमेशा कहता हूँ PMLN पीपल्स पार्टी, इनसे कोई नहीं है लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। तो मैसेज आपने इस्टेब्लिशमेंट को देना है, तो ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया। अब जारी बात है जब इस तरह के मैसेजेस जाते हैं, और भी बहुत से दोस्त दे रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के, कोई TV टॉक शो में कुछ क्या, तो फिर जारी बात है कुछ अरसे तक ये ठुक ठाक ऐसे चलती है, फिर एकदम इसका जवाब आता है। और वो जवाब किस सूरत में आता है? वो जवाब केसेस की सूरत में आ सकता है, वो गिरफ्तारी की सूरत में आ सकता है, वो और किसी सूरत में आ सकता है, लेकिन जवाब आता है। इस तरह की सूरत हाल का भी जवाब आएगा। अगर राना सनाउल्लाह पर हेरोइन डाल सकती है और सब कुछ हो सकता है, तो यहाँ तो टेक्स्ट बुक्स तो वही कुछ है और बड़ा कुछ हो सकता है। उस वक्त भी तो किसी ने डलवाई थी ना यार, उस वक्त भी तो बहुत केसेस बने थे। तो पता नहीं अब और कितने केसेस का नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यहाँ घूम फिर के हम उन्हीं चक्रों में घूम रहे हैं ना, कुछ बदला तो नहीं मेरे आपके लिए, हम सिर्फ देख ही रहे हैं। तो मेरा तो मकसद है आपको जो ख़बर की नौइयत है वो बता देना, और जो हो सकता है उसके बारे में अपना अंदाज़ा बताना, और जो फैक्ट्स मौजूद है उनके ऊपर तज्जिया करना। गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात को है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंसेशनलाइज मैं कभी नहीं करूँगा चीज़ें आपके सामने, मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा और जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगे बहुत मेहरबानी, बुरा लगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जनाब आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा फिर मुलाकात होती है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।